हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और बताना है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक की जो पुनरावृत्ति होती है, ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक खास विधि का इस्तेमाल करते हैं और वही विधि हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 3 में भी करी हुई है। तो प्रश्न क्रमांक 3 समझना अति आवश्यक है और हम लोग 4 में भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया है उसको x के बराबर मानेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, ये 0.9999 इसको, तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर 0.9999, 4 भी लिख लिए, बहुत हो गए। इसके बाद हम डैश 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 लगा देते हैं और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो इतना आपको सबसे पहले करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दिया गया है उसे आप x के बराबर लेकर उसे समीकरण 1 बना लेंगे और ये जितने चाहे 9 हो, आप दशमलव के बाद 4 भी ले लीजिए तो बहुत सही रहेगा और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि कितने 9 लेने हैं, सीधा 4 9 लीजिए बस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितने अंक की पुनरावृत्ति है, 1 अंक रिपीट हो रहा है कि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे केवल ये जो 9 है यही रिपीट हो रहा है, ये जो 9 है ये रिपीट हो रहा है, 9 9 9 9। इसलिए हम क्या करेंगे कि केवल दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। क्यों? क्योंकि हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि x बराबर 0.9 डैश। तो 1 अंक पर डैश हुआ ना, क्योंकि 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। आप चाहें तो ये ना भी लिखें एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो, क्योंकि ये जो है आपको इसी फॉर्म में दिया गया है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुणा होगा और यहाँ भी 10 से गुणा होगा। तो यहाँ 10 से गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 10 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा, 10x। बराबर लगा है तो बराबर। अब यहाँ 10 से गुणा होगा तो मैंने बताया था कि अगर 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक खिसकेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक खिसकेगा और 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक खिसकेगा। बताइए कितने से गुणा है, 10 से गुणा है, तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा, केवल 1 अंक। तो 1 अंक दशमलव अभी यहाँ पे है प्रेजेंट में, जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें मिलेगा दशमलव के पहले वाली संख्या 9, उसके बाद 9 9 9, 3 9 यहाँ पे बचेंगे, 9 9 9, लेकिन हम दशमलव के बाद 4 9 लिखेंगे। तो एक 9 और हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि डैश डैश का मतलब अनंत 9 है यहाँ पे, और फिर उसके बाद डैश डैश लगा के हमने इसे समीकरण 2 बना दिया। तो ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 में से 1 घटाया तो 10x में से 1x चला गया तो कितना बचेगा, तो 9x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9x बराबर, इसमें से आपको ये घटाना है तो हम थोड़ा रफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रफ पेपर है। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये संख्या लिखी जिसमें से जिसको घटाना। तो पहले समीकरण 2 में से 1 घटाना है ना, तो समीकरण 2 की संख्या पहले लिखेंगे, 9.9999 डैश डैश डैश। उसमें से घटाना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 की संख्या क्या है, 0.9999 डैश डैश डैश। चलिए घटाते हैं, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0, इतना तो सब 0 हो गया। 9 में से 0 जाएगा तो केवल बचेगा 9। तो यहाँ पे हमें मिला, घटाने पर मिला है 9। अब गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचानी होती है, तो ये जो 9 है ये गुणा में है तो इसको बटे में पहुंचा दीजिए, तो 9/9। समान संख्या बटे में हो तो उसका आंसर 1 ही आता है,
तो 1 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर बटे में समान संख्या है, कहने का मतलब है कि ऊपर जो है अंश में जो है वही हर में है, तो उसका आंसर 1 आता है। अगर जैसे 4/4 होता तो भी आंसर 1 आता, 5/5 होता तो भी आंसर 1 आता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1 तो समान संख्या बटे में होगी तो फिर 1 आ गया, तो इसलिए हमने 1 लिखा। लेकिन ये कैसे है कि हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो 1 ही होगा, एक परिमेय संख्या भी है, तो ये हो गया P/Q के रूप में व्यक्त। अब ये जो 0.9 है इसका आंसर 1 कैसे हो गया, इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9 जो है, और जैसे हमने संख्या रेखा पर लिया, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो अगर हम इसको छोटे छोटे डॉट, तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.9। अब 0.999 होता जा रहा है, ये मतलब लगभग यहीं की बात हो रही है, तो उसका आंसर 1 कैसे आ गया, क्योंकि अगर हम 0.9 देखेंगे यहाँ पे तो 0.9 ये है, लेकिन उसमें भी 0.99 देखेंगे तो इसमें भी बारीक होगा, ये बढ़ता हुआ 0.999 अगर होता जा रहा है तो ये असल में पता है 1 के करीब जा रहा है, क्योंकि अब 0.9 और 1 के बीच में अगर हम यहाँ पे लेंस लगाएं तो यहाँ पे फिर हमें छोटी छोटी 10 लाइनें दिखेंगी। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे है 0.9, यहाँ पे होगा हमारा 1, तो यहाँ पे पता है क्या होगा 0.91, यहाँ पे होगा 0.92। इस तरीके से आखिरी वाला जो पॉइंट होगा, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, तो आखिरी वाला पॉइंट होगा 0.99, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 0.999 की बात करें, यदि इसकी बात करें तो ये इनके बीच में मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, तो असल में ये बढ़ता जा रहा है 1 के करीब, तो सीधा सा आंसर आ गया है इसका 1। तो इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि 0.9 अलग है और 1 अलग है, फिर ये इसकी परिमेय संख्या का जो फॉर्म है वो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.9 पर डैश लगा है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये 1 के करीब ही होता जा रहा है, क्योंकि ये 99 कभी खत्म नहीं होगा, जिससे ये 1 के करीब पहुंच जाएगा, यानी कि 1 ही होगा मान के चलिए, तो इसलिए हमारा आंसर दिखा रहा है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। तो सीधा सा उनका कहने का मतलब ये है कि जो 1/17 है इसकी हम लोगों को विभाजन क्रिया करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विभाजन क्रिया करनी है और देखना है कि इसका विभाजन कितना लंबा चलता है और कब इनकी संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट होती हैं, कितना लंबा भागफल आता है, और ये देखना है कि शेषफल 0 आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है। ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम इसकी विभाजन क्रिया करेंगे, क्योंकि हमें पहले से तो कुछ पता ही नहीं है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसलिए हम इसकी लंबी विभाजन क्रिया करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर कितने के लगभग आता है। तो सबसे पहले हमें 1/17 दिया गया है, तो उसको हम लिखेंगे 1/17, और 1/17 की हमें करना है विभाजन क्रिया। तो उसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये देखिए, ये चिन्ह हो गया। अब इसमें ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम बीच में लिखेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उसे हम साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें विभाजन क्रिया स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे 17 और 1 की। तो ये भाजक है और ये भाज्य है। तो भाज्य कैसा है? छोटा है। अब इसमें तो भाग नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे तो अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक 0 बढ़ाया तो भी ये भाज्य छोटा है भाजक से, ये 10 फिर भी छोटा है ये 17 से। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम एक 0 और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो हम वो वहाँ पे 0 लिखते हैं। ये एक 0 हमने और बढ़ाया। पहले जब हम पहला 0 बढ़ाते हैं तो हम दशमलव लगाते हैं, लेकिन जब दूसरा 0 जब भाग फिर भी नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरा 0 बढ़ाते हैं। तो वो 0 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हो जाएगी यहाँ पे 1 से हो बढ़कर ये 100 हो गया है। तो अब तो 17 का भाग इसमें चला जाएगा। तो चलिए इसकी दूनियां पढ़ते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पौने 85। तो 17 पौने 85 इस तरीके से हमें, और 102 होगा यदि हम 17 छौं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम 5 तक ही पढ़ते हैं। तो 17 पौने 85 इस तरीके से। अब हम घटा देंगे तो 100 में से 85 चले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आंसर है हमें 15 मिलेगा इस तरीके से। तो अब ये हमारा शेषफल होगा, लेकिन फिर हम इसमें भाग देंगे तो फिर एक बार देखते हैं कि ये 15 छोटी है और 17 बड़ी है, जबकि इस संख्या को बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटी है 17 से। इस संख्या को 17 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये संख्या 17 से कैसी है, छोटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम एक 0 तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दशमलव तो हमारा लग चुका है। लेकिन अगर हमें कभी एक 0 और बढ़ाना पड़े तो वो 0 यहाँ पे आएगा, लेकिन एक 0 तो दशमलव लग गया है तो एक 0 तो हम वो फ्री रहता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो गया, 150। अब हम दुनिया पढ़ेंगे तो यहाँ पे 17 अट्ठे 136 होता है। अगर हम 17 का गुणा 8 में करेंगे तो 17 अट्ठे 136 होता है। तो ये इसके करीब होगा क्योंकि 136 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 150 से बाहर निकल जाएगा। यदि हम इसको रफ में समझें, जैसे कि 17 अट्ठे कितना हुआ, 136। अब 17 नम्मा करना है तो हम इसमें 17 और जोड़ देंगे क्योंकि अट्ठे तो ये है। तो यहाँ पे जो देखिए 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी, 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1, तो 17 नम्मा 153 हो रहा है, यानी कि 150 से तो ज़्यादा है। तो फिर 17 अट्ठे 136 इस तरीके से। अब हम इसको घटाएंगे तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ 4, तो 4 में से 3 गया बचा 1 और ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 14। तो 140 हो गया ये। क्यों, क्योंकि फिर ये ध्यान से देखिए कि 14 बचा है। अब ये 17 जो है इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 14 छोटी संख्या, तो फिर हम इसमें 0 बढ़ाएंगे। 0 तो हम एक सिंगल 0 तो बढ़ा सकते हैं ना। तो कितना हो गया, 140। अब 17 से फिर करते हैं तो अगर हम 17 अट्ठे 136 करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि अभी हमने किया था 140 से छोटे होते हैं 136। तो 17 अट्ठे 136, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4। अब ये 4 बचेगा तो अब हम एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 4 तो छोटी है 17 से, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा 40 से, इसलिए 17 दूनी 34। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 17 दूनी 34। तो 40 में से 34 चले जाएंगे, यहाँ पे हमें घटाना है तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब जैसे ही यहाँ पे 6 बचा तो अब फिर ये छोटा है 6 17 से, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। तो अब हम 17 तिया 51, तो हम 3 बार कर सकते हैं क्योंकि 17 चौके 68 होगा, तो 17 तिया 51 कर सकते हैं। तो हमने 51 कर दिया। तो देख रहे हैं आप कि कितना लंबा भाग चला जा रहा है। अब 60 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो फिर ये 9 17 से छोटा होगा, ये 17 से छोटा है ना 9, इसलिए यहाँ पे हम एक शून्य बढ़ा सकते हैं। तो हो गया 90। तो 17 चौके 68, 17 पौने 85। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 17 पौने 85, 5 बार चला गया भाग, तो यहाँ पे कितना आएगा, 85। तो अब बचा कितना, 90 में से 85 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो अब हम फिर देखेंगे कि ये 5 छोटा है और 17 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 17 तिया 51 ज़्यादा होता है, तो 17 दूनी 34। तो यहाँ पे हम 17 दूनी 34 करेंगे, तो यहाँ पे 2 कर दिया तो 34 आ गया। अब 50 में से हम 34 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16 यहाँ पे।
अब 16 मिलेगा, लेकिन फिर ये 16 छोटा है, 17 बड़ी है, तो फिर हम यहाँ पे मिनिमम 0 बढ़ाएंगे। जैसे ही हम 0 बढ़ाते हैं तो 160 हो जाता है। तो अब हमें पढ़नी पड़ेगी दुनिया। 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा कितना होता है 153। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 बार करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 153। तो 153 ये मिला, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7 मिला, तो हम ये फिर 17 से छोटा है, तो यहाँ पे 0, तो 17 हो गया, 70 हो गया। तो अब 17 की दुनिया पढ़ेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो अब ये चला जाएगा 4 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 17 चौके 68, तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा केवल 2, तो हो जाएगा 20। तो 17 एकम 17, तो एक बार गया, 17 एकम 17। तो 20 में से 17 घटा दिए तो कितना आएगा, तो ये 3 आएगा। तो फिर ये छोटी है 17 से 3, तो यहाँ पे फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो गया 30। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 तो 30 से ज़्यादा है, इसलिए 17 एकम 17, तो एक बार करेंगे, तो एक बार गया। तो यहाँ पे 17 एकम 17, तो 30 में से 17 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30 में से 17 जाएंगे तो 13 मिलेगा। फिर ये 17 से छोटी है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। तो अब हम फिर से इसको 17 अट्ठे 136 होता है, इसलिए हम 17 सत्ते करेंगे, क्योंकि अट्ठे में तो ज़्यादा होगा, तो 17 सत्ते 119, तो हम 7 बार भाग देंगे। तो 17 सत्ते 119, 119। तो 130 में 119 अब भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 130 में से, तो 11 बचेगा टोटल। अब 11 जो है ये फिर छोटा है 17 से, तो यहाँ पे एक 0 हमने फिर से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 110। तो 17 सत्ते 119, अगर हम 17 छऊ करेंगे तो ये आएगा 102, तो ये 6 बार चला जाएगा, तो 102 आएगा। तो 6 बार किया तो कितना आया 102, 102। तो यहाँ पे 110 में से 102 चले जाएंगे तो 80 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 80। अब ये 80 जो है 17 से कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ पे सॉरी 8 बचेगा। अब ये हमने 0 बढ़ा दिया है, तो अब हो गए 80। तो अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे, तो 17 चौके 68, 17 पौने 85, तो 17 चौके कितना होगा 68। तो यहाँ पे हमने लिखा 68। तो 80 में से 68 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो अब 12 हुआ तो कितना हुआ, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 120 हो गया। तो फिर 17 सत्ते 119, तो हमने फिर एक बार हमने यहाँ पे 17 सत्ते किया, तो हो गया कितना 119। तो यहाँ पे हो जाएगा 119। अब 120 में से 119 तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाता, तो फिर एक यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल 0 लगाए हुए हैं। तो सिंगल 0 में कुछ नहीं होता, लेकिन डबल 0 लगाते हैं तो फिर क्या होता है, एक और 0 लगा रहे हैं हम, तो वहाँ पे 0 हमें लिखना। तो फिर देखिए फिर से 100 हो गया, जो कि हमारा शुरुआत में था। देखिए आप यहाँ पे शुरू में था ना 100, तो वापस से 100 आ चुका है यहाँ पे भी। तो पूरी प्रोसेस ये फिर से होती रहेगी और ये भाग कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ से कि 0 फिर आएगा 5 फिर आएगा 8 8, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक की जो संख्या है ये इसका भागफल होगा और इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी। अब ये 7 तक गया, फिर जैसे ही 7 तक गया फिर ये 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो 0 फिर 5 फिर 8 8, तो यही संख्या चलती रहेगी। इसलिए 1/17 का आंसर जो है वो आएगा 0.0588 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और इसके ऊपर हम ये पुनरावृत्ति वाला डैश लगा देंगे। इसका मतलब इसी संख्या की पुनरावृत्ति आ रही है। तो ये हम अपनी उत्तर के जांच के लिए विभाजन हमने क्रिया की है और ये पूरी विभाजन क्रिया आप कर सकते हैं और इसमें नोट करने की कोई बात नहीं है। भाग का सवाल है लेकिन थोड़ा लंबी प्रोसेस में था, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगा हो, लेकिन कोई भी कठिन बात नहीं है, केवल भाग ही देते जाना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है परिमेय संख्याओं के, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये परिमेय संख्याओं के लिए शर्त होती है। तो ये आपको आगे मैं बता दूंगा। और इन जिनका शांत दशमलव निरूपण है।
तो बस इतना याद रखिए कि जो परिमेय संख्याएं आप चुनोगे या अपने उदाहरण के रूप में जो भी आपको परिमेय संख्या लेना है, उनके जो दशमलव निरूपण है वो शांत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी परिमेय संख्या ली और उसका दशमलव निरूपण अशांत हो। तो तो हमारी शर्त ध्यान रखना है कि दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए, शांत। तो ऐसी ही हमें परिमेय संख्या लेना है जिनके दशमलव निरूपण शांत हो, तो हम उन्हीं को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो हमें अनुमान लगाना है या देखना है कि जो Q है, Q का मतलब होगा हर। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसमें अंश व हर होता है, तो हर जो है उसमें कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए जिससे वो शांत दशमलव निरूपण बताएगा। आइए उसको थोड़ा सिंपल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, बस शांत दशमलव होना चाहिए। तो जैसे शांत दशमलव की भिन्न, तो अब हमें पता तो होगा नहीं कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। तो आप क्या करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए ये रफ में करना है, जैसे 2/3। अब जैसे हमने लिखा 4/10। ये एक बात याद रखना है कि जो हर में 10 है या 20 है या 30 है, ये हमेशा शांत दशमलव को निरूपित करेंगे। जैसे 4/10 है तो इसको और कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये 2/5 है। इसके बाद और भी कोई भी हम लेंगे, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने 4/20 ले ली, तो ये भी 2 दूनी 4 और 2 इधाम 20, 2/10 हो जाएगी। फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 1/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी भिन्न ले सकते हैं। जैसे 2/5 हो गई, 1/5। आपने जैसे 7/20 ले ली मान के चलिए, तो अब ये कैंसिल तो नहीं होगी, तो 7/20 ही। तो कुछ भिन्न हम ले लेते हैं। जैसे हमने एक भिन्न ली, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहला, और शांत दशमलव भी होना चाहिए, तो हमने एक उदाहरण लिया जैसे कि 7/20। तो 7/20 जो है यह एक शांत दशमलव है। कैसे है, आइए इसका हम भाग करके देख लेते हैं। तो भाग के लिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर संख्या लिखी है 7, इसको मिडिल भाग के चिन्ह के बीच में, और नीचे वाली संख्या आपको बगल से लिख देनी है। अब 20 में 7 का भाग नहीं जाता, इस तरीके से मतलब ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 छोटी संख्या है, ये जो है भाजक बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप 0 दशमलव यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो। तो 20 दिया 60, तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब 70 में से 60 चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 10। तो अब फिर भाग नहीं जाता, छोटी संख्या है तो दशमलव लग चुका है, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने कर दिया 100। तो 20 पंचे 100। जहां शेषफल 0 आ जाता है, फिर से सुनिए, जहां शेषफल 0 आएगा, ये समझ लेना है आपको कि ये जो दशमलव निरूपण आया है, ये जो भागफल आया है, ये आंसर आ गया, लेकिन ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि अब कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, क्योंकि शेषफल तो 0 हो गया। तो इसे ही हम बोलते हैं शांत दशमलव निरूपण। तो जो हमने 7/20 संख्या चुनी है, ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.35। ठीक है, तो ये आंसर आता है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने ऐसा एक उदाहरण ले लिया है जिसका दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है। तो शांत दशमलव। अब इसके बाद हमें Q का गुण बताना है। तो Q का गुण हम अभी बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दी Q का गुण बताने के लिए, क्योंकि हम ये तुलना करेंगे एक दूसरे से, फिर हम Q का गुण बता देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक भिन्न हम और ले लेते हैं, जैसे कि 3/5 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3/5 ही क्यों ली? तो इसका रीजन ये है कि यह एक शांत दशमलव है। कैसे शांत दशमलव है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर वाली संख्या आप भाग के चिन्ह के बीच में लिख लीजिए, और नीचे वाली संख्या आप बगल से लिख लीजिए। अब आपको भाग देना है। तो कैसे, ये यहाँ पे भाजक तो बड़ा है, भाज्य छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, 0 दशमलव लगा लोगे। तो यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा सकते हो। तो 5 छक्के 30, तो 30 में से 30 जाएंगे तो आपका शेषफल जो है वो 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। तो ऐसी स्थिति में ये जो दशमलव निरूपण आया है, ये जो भागफल है, यही शांत दशमलव को निरूपित करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 3/5 है, ये कैसा है, ये शांत दशमलव। जो परिमेय संख्या हमने चुनी है, एक हमने और उदाहरण ले लिया है
जिसका दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं शांत दशमलव, तो शांत दशमलव। इस तरीके से हम क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम डायरेक्ट कैसे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बहुत सारी भिन्न, कोई भी आप भिन्न सोचोगे उसको सबसे पहले सरल रूप में, जैसे आपने सोचा कि कोई भी भिन्न, जैसे आपने सोची कि 4/20 आपने एक भिन्न सोची, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको इसे सरल रूप में विभाजित करना है। जैसे 2 दूनी 4, अगर ये कैंसिल होंगे तो कैंसिल करना है, 2 धाम 20, तो कितना आ गया 2/10। तो ये आपकी एक भिन्न हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अब आपको भाग दे के देखना है कि इसका शांत दशमलव आएगा कि नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, भाग दे देना है 2 ऊपर वाली संख्या और नीचे जो है ये नीचे वाली संख्या साइड में लिखिए। तो अब 10 में भाग नहीं जाता तो 0 यहाँ पे एक 0, तो 10 दूनी 20, तो ये आएगा 0.2। अब इसके बाद शेषफल 0 बचेगा। आप देख रहे हैं कि 20 में से 20 जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो जो भागफल आएगा इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, तो ये जो है अशांत ना होके शांत होगा। तो इसलिए हम भिन्न ले सकते हैं 2/10। तो ऐसे ही हमें निकालनी पड़ेगी भिन्न। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम बोलते हैं, तो एक हमने चूज की है 2/10। तो 2/10 का जो आंसर आता है वो आता है 0.2, और ये भी क्या है, एक शांत दशमलव। अभी हम हर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 7/125। मान के चलिए हमने ये उदाहरण लिया 7/125। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो 7/125 हम चाहें तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमें चेक करना है कि ये शांत है कि नहीं। तो इसलिए ऊपर वाली संख्या हम बीच में लिखेंगे और नीचे वाली संख्या हम साइड में लिख देंगे, तो 125 हो गया। अब इसको भाग देना है तो हम सबसे पहले तो 0 लगाएंगे और एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं जा रहा। तो 70 है, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, तो 700 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 125 करेंगे, तो 125 और दूनी कर देंगे तो आ जाएगा 250। फिर इसमें अगर हम 6 बार करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 6, तो 6 पंचे 30, 30 का 0, तो ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो हम 5 बार कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 बार करते हैं, तो 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, फिर 5 एकम 5 और 1 6, तो आएगा 625। तो 625 है तो अब बचेगा कितना, तो ये बचेगा 75। 700 में से 625 चले जाएंगे तो 75 बचेगा। अब इसके बाद यदि हम इसमें भाग नहीं जाता तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 750। तो ये लगभग अगर हम इसमें भाग देना चाहें तो ये अगर चला जाएगा तो 5 बार में 625 आता है, तो 6 बार में चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 750। शेषफल कितना आ गया, 0। तो शेषफल 0 है तो ये जो है शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है तो हमने एक उदाहरण ले लिया 7/125, और 7/125 जो है ये एक शांत दशमलव के रूप में है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.056। तो ये भी क्या है, एक शांत दशमलव है। आप बहुत सारे उदाहरण भी ले सकते हैं, मैंने यहीं तक उदाहरण लिए हैं, आप और भी उदाहरण इसी मेथड से ले सकते हैं। लेकिन ये तो हमने उन परिमेय संख्याओं को निकाला है जिनके शांत दशमलव हैं। अब इनमें आपको हर में कुछ खास दिख रहा होगा, यदि नहीं भी दिख रहा है तो आइए देख लेते हैं कि क्या इनमें खास है। इसका हर 20 है, तो हर कितना है, हर को हम क्यू भी बोलते हैं, तो हमने हर जिसे हम क्यू भी बोलते हैं, इसका हर कितना है, 20 है। इसका हर देखिए क्या है, इसका हर क्यू कितना है बताइए, 5 है। इस परिमेय संख्या का हर कितना है, हर क्यू कितना है, 10 है। अब इसका और बताइए आप, इसका हर कितना है, हर क्यू, इसका हर 125 है। तो इनके जो हर हैं उनमें एक बात तो है कि इनके अगर सबके गुणनखंड निकालें, जैसे 20 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 5 गुणित 4 पंचों के 20। अगर 5 के गुणनखंड होंगे तो 5 गुणित 1 5 एकम 5। अगर हम 10 के गुणनखंड निकालें, अगर ये परिमेय संख्या थी जो 2/10, इसका हर कितना है, 10, और अगर हम इसके गुणनखंड निकालें तो होगा
5 दूनी 10, और अगर हम 125 के गुणनखंड निकालें तो 5 25 पंचे 125, इस तरीके से आएंगे। तो अगर हम इन सब को ध्यान से देखें, सभी के गुणनखंडों को ध्यान से देखें, तो आपको कुछ कॉमन लगता है क्या इनमें? बताइए, आपको कुछ इसमें कॉमन लगता है क्या? तो आंसर है बिल्कुल, जितने भी शांत दशमलव आए हैं इसमें एक इत्तेफाक वाली बात है, और इत्तेफाक वाली बात नहीं है, सभी शांत दशमलव में ये नियम लागू होता है, और आगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये नियम लागू होगा कि सभी शांत दशमलव वाली जितनी भी भिन्न होती हैं उनके हर के जो गुणनखंड होंगे या तो वो 5 होंगे। देखिए आप, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, या 2 वाला होगा, 2, यहाँ पे भी 2 है। आप कहोगे 2 तो है नहीं, 4 है, तो 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं ना इस तरीके से, तो इसमें 2 है ना। तो अगर हमें भिन्न में भाग नहीं देना है और डायरेक्ट आपसे पूछा है कि बिना भाग दिए आप क्या बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या दी है उसका हर उठाना है, हर, और उसके गुणनखंड निकाल देना है। अगर उसमें 5 आता है और 2 आता है, 5 और 2 की जोड़ी आती है तो शांत दशमलव है। अगर 5 अकेला आता है तो भी शांत दशमलव, अगर 2 अकेला आता है तो भी शांत दशमलव है, या 5 और 2 की जोड़ी आती है तो भी शांत दशमलव है। लेकिन 5 और 2 की जोड़ी के साथ अगर 3 आ जाता है और अगर इस तरीके से 7 आ जाता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो Q का हमें एक ऐसा ही गुण मिल रहा है कि अगर यहाँ पे अगर जो हर है हमारा वो 5 का गुणज हो, यानी 5 हो गुणज के रूप में, या 2 हो गुणज के रूप में, या 5 गुणित 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। बिना भाग दिए ही हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरणों से हमें इस गुण का पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनके गुणनखंड जो हमने निकाले हैं, इनमें 5 की घात वाला कोई हो, यानी कि 5 हो, या 5 की घात वाला, जैसे 5 पर 2 की घात भी होगी, 3 की घात यानी 125, कुछ भी हो, 5 कितने भी बार हो, 5 चल जाएगा, 2 कितने भी बार हो, गुणा गुणा लगा के चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 बार है। तो 5 और 2 ध्यान रखना है, 5 के ऊपर कितने की भी घात हो, 5 पावर m मान लो, और 2 पावर n हो जाए, तो 5 पर कितने की घात हो गुणित 2 पर कितने की घात हो, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा Q होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो परिमेय संख्या कैसी है, वो शांत दशमलव वाली है। तो 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात, तो वो हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर 5 गुणित 2 लिखा है और साथ में 3 भी लिखा है, तो क्या 5 गुणित 2 होने के साथ हम इसे शांत दशमलव मान सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 5 और 2 केवल होना चाहिए, या तो 5 5 होना चाहिए, 2 2, या 5 और 2 ही होना चाहिए बस। अगर उसमें 3 या 7 कुछ एक्स्ट्रा ऐड है तो वो अशांत दशमलव में जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लेना। तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कुछ बीच बीच में जो समझाया हुआ है उसे आपको नोट नहीं करना है। बाकी ये चीज़ें आप भिन्न, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी भिन्न हो सकती है, बस वो शांत दशमलव होनी चाहिए। और उसके लिए हमें अब पता चल गया है, अब हम भाग भी ना दें तो हम पता लगा सकते हैं, कोई भी भिन्न हो हम भाग भी ना दें तो पता लगा सकते हैं। कैसे? हम Q उठाएंगे, Q के गुणनखंड निकालेंगे, और Q के गुणनखंड में केवल 5 और 2 ही आता है तो वो शांत दशमलव में जाएगा। अगर उसके गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा और भी अदर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे 3 7 हो गया, तो वो कैसा जाएगा, अशांत दशमलव में। तो एक बड़ी अच्छी बात हमें पता चली है, और इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये भाषा आपको जरूर लिखनी है। थैंक यू। तो इसमें दिया गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो यहाँ पे हमें अनवसानी और अनावृत्ति की बात कही गई है, तो ये आखिर कहलाता क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि हमें दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं ये मालूम होना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बात पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बात मालूम नहीं होगी, और
इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर ये अनावसानी अनावृत्ति, अनावसानी आवृत्ति या अशांत दशमलव कैसे हम लोग इनको डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है हम लोगों के बीच में। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव प्रसार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार असल में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव वो होता है जिसमें हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में भाग दे रहे हैं, तो उसका आंसर इस तरीके से आता है जैसे 0.14 और समाप्त हो गया और शेषफल 0 आ गया, या फिर 0.256 समाप्त हो गया और शेषफल 0 आ गया। इस तरीके से जो भाग जाते हैं और यहाँ पे जो दशमलव निरूपण होता है, तो यहाँ पे ये शांत बताता है कि इतना ही आंसर है, इसके बाद आगे नहीं है। लेकिन अशांत दशमलव में दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है जैसे 0.145621432152 इस तरीके से बढ़ता जाता है, कभी समाप्त भी नहीं होता, कभी 2 बार चला गया, कभी 4 बार भाग चला गया, कभी 3 बार, और ये अनंत समय के लिए चलता ही जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से भी होता है 0.181818 ऐसे चलता जाएगा, 1818 आता जाएगा। इस तरीके से भी कभी शांत नहीं होता, दशमलव निरूपण कभी शांत नहीं होता, इसलिए अशांत है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 0.01 00001 0001 00001 ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। तो अशांत दशमलव में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं आता है, भाग जाता ही रहता है। तो अगर इस तरीके से भाग जाता रहता है जिसमें कोई भी अंक ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही समाप्त हो रहा है, तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। लेकिन ये भी तो समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसे भी तो हम अशांत बोलेंगे। तो बिल्कुल इसे ही हम अशांत बोलेंगे, लेकिन हम इसमें एक शब्द जोड़ देंगे, वो है अनावसानी, अनावसानी आवृत्ति। क्या जोड़ेंगे? अनावसानी आवृत्ति। क्यों? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। 18 बार बार आ रहा है ना, इसलिए ये अनावसानी आवृत्ति है तो अशांत दशमलव, लेकिन उसी का प्रकार है अनावसानी आवृत्ति। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न के साथ चल रहा है, जैसे 01 001 0001, मतलब हर बार एक 0 बढ़ जा रहा है। तो ऐसे वाले पैटर्न को हम बोलते हैं ये वाला अनावसानी अनावृत्ति। आवृत्ति नहीं है, देखिए आवृत्ति नहीं है, क्या है? अनावृत्ति है। तो ये वाला जो प्रकार है ये अनावसानी तो है, लेकिन कैसा है? अनावृत्ति है। आप ये नहीं इसको बोल सकते हो कि ये इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ये अनावृत्ति है। तो ये अशांत दशमलव 3 प्रकार के हैं, इसको क्लियर समझ लीजिए। पहला होता है अशांत दशमलव जिसमें किसी भी अंक की ना तो पुनरावृत्ति होती है, बस ऐसे ही भाग चलता रहता है। जैसे हम लोगों ने 1/17, वो तो ठीक है, उसमें तो वो रिपीट हुआ था, लेकिन ऐसे कई संख्याएं हैं जिनमें भाग ऐसे जाता रहता है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इस तरीके से अनावसानी आवृत्ति में क्या होगा कि एक ही संख्या जल्दी से रिपीट होने लगेगी, एक ही संख्या। और अनावसानी अनावृत्ति में क्या होगा कि एक निश्चित पैटर्न के साथ संख्याएं रिपीट होती हैं, जैसे 01 001, यहाँ पे एक 0 बढ़ रहा है, इस टाइप से। जैसे हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल, जैसे 0.2, फिर 0, यहाँ पे हम ले सकते हैं 02 002, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है 0.2 फिर 0.2, फिर इस तरीके से होगा, फिर आएगा 0.222, फिर 0.222, ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से जो संख्या रिपीट तो होती हैं, लेकिन ये निश्चित पैटर्न, तो अनावसानी अनावृत्ति होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो देखिए अनावसानी अनावृत्ति के लिए हम 3 संख्या लिख लेते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी हो जाएगी
यही वाली 0.001, क्योंकि अनावसानी अनावृत्ति है, आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आवृत्ति कैसे, जैसे 0.1, 0.1, 0.1 वो भी नहीं, और 0.0.0.1, फिर 0.0.0.0.1, इस तरीके से। सेकंड में हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वो एग्जाम्पल इस तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे 0.03, 0.03, 0.0.0.3 और फिर 0.0.0.0.3। अच्छा, 5 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा हट के कर लेते हैं, जैसे कि 0.2 या 0.2 या फिर 0.222 या फिर 0.2222, इस तरीके से। अच्छा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या यही हो सकती हैं और भी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। हम जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे √2, तो इसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो √2 इसमें आ जाएगी, या 3 जो है ये भी आ जाएगी, लेकिन √4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका तो 2 आ जाता है, तो ये तो एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो ये नहीं लिखना। इसके बाद √5, तो ये भी आप लिख सकते हो, 3 पूछी गई हैं तो ये 3 लिख दीजिए, या फिर आप ये 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले आपको याद होगा कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम जैसे 5 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ऐसे निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमें दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या नहीं निकालना है, अब हमें क्या निकालना है? अपरिमेय संख्याएं। तो इसके लिए अलग सूत्र होगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि जिनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालना, उनको लिख लीजिए। जैसे 5/7 और 9/11, इसको लिख लिया। अब इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालना है, और कितनी निकालना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हेडिंग लगा देंगे कि 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो ये हमने लिख दिया, 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। अब इनके बीच की जो अपरिमेय संख्या है, उसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट, ध्यान से देखना है, अंडर रूट और दोनों संख्याओं का गुणा, 5/7 गुणित 9/11, इस तरीके से आपको गुणा भी कर देना है। अब इस बराबर के नीचे बराबर लगा दिया, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। चलिए करते हैं। 9×45 बटे 11×7 77 या 7×11 77। तो देखिए एक परिमेय संख्या हमारी आ गई, 5/7 और 9/11 के बीच की एक परिमेय संख्या हमने निकाल ली है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच की एक परिमेय संख्या कितनी है? अंडर रूट 45/77। इस तरीके से हमने ये बना दिया कि इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। अब हमें चूंकि 3 निकालना है, तो 5/7 और 9/11 के बीच में केवल 1 मिली है, हमें कितनी निकालना है? 3। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक और निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में एक और निकाल लेंगे, तो इस तरीके से 3 हो जाएंगे। तो अब हमें 5/7 और करणी 45/77 के बीच में निकालना है। तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे? 5/7 और अंडर रूट 45/77 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो हमने ये लिख लिया। अब इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हमने लिखा अंडर रूट दोनों का गुणा, तो 5/7 गुणित अंडर रूट 45/77, ये हमने लिख दिया। तो अब ये इनके बीच की होगी एक संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/7, इसको आगे हल नहीं करना है, इतना ही रहेगा ये, 5/7 और 9/11 के बीच में कौन सी संख्या सबसे पहले थे?
अंडर रूट 45/77। लेकिन इनके बीच में कौन सी निकली है, ये वाली, इन दोनों के बीच में, तो ये लिख देते हैं अंडर रूट 5/7 गुणित अंडर रूट 45/77, इस तरीके से। तो 5/7 और 9/11 के बीच में दो संख्याएं और निकली, इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें 3 निकालना है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। अब हम हेडिंग लाएंगे यहाँ पे 45/77 और 9/11 के बीच की, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इनके बीच की संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 45/11 और गुणा का चिन्ह लगा के 9/11। तो ये देखिए एक संख्या ये आ जाएगी, सॉरी ये 45/77 यहाँ पे है, ये 77 है ये चूंकि, तो इस तरीके से। तो अब हम लिख सकते हैं कि 5/7 ये पहला वाला और 9/11 है, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखना है। अब इनके बीच में 3 परिमेय संख्या, पहली कौन सी थी, ये अंडर रूट 5/7 गुणित 45/77 और दूसरी ये थी 45/77 और तीसरी इन दोनों के बीच में ये आई हुई है अंडर रूट, फिर अंडर रूट 45/77 गुणित 9/11। इस तरीके से थोड़ा और दूर लिखना है आप लोगों को ताकि सही आ जाए। और ये 9/11 और 5/7 के बीच में ये 3 परिमेय संख्या निकल चुकी हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय संख्या बताना है और अपरिमेय। तो रूट वाली सभी जो होती हैं वो संख्याएं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, बस शर्त ये है कि उनका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो। तो जैसे अंडर रूट 23 है, इसकी बात अब करें तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय। इसके बाद अगर हम बात करें अंडर रूट 225, तो इसका पूर्ण वर्ग निकलता है 15 और 15 के बटे में हम 1 करें तो ये परिमेय बन जाएगी। अगर हम तीसरी बात करें 0.3796, तो ये शांत दशमलव है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव अपरिमेय रहेगी। और ये डैश डैश लगा है तो ये अपरिमेय रहेगी। 7.47848 और डैश डैश लगा है, इसका मतलब ये है कि आगे तक जाएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय। इसके बाद ये जो पांचवा है, इसमें 1.0100100100001000001 डैश डैश डैश, तो ये भी अपरिमेय ही रहेगी, क्योंकि इसका डैश 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 लगा, इसका मतलब अपरिमेय, क्योंकि अशांत दशमलव है। तो ध्यान रखना है, सभी रूट वाली संख्याएं केवल उनको छोड़कर जिनका पूर्ण वर्ग निकलता है, वो जिनका पूर्ण वर्ग निकल आता है वो परिमेय में चली जाएंगी। जैसे कि अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 का 2 आता है बाहर। इसी तरीके से अंडर रूट 25 है तो उसका 5 आ जाता है बाहर, तो वो संख्याएं तो परिमेय में चली जाएंगी। लेकिन जिनका पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, जैसे अंडर रूट 23 है, अंडर रूट 21 है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में चली जाएंगी, वो परिमेय नहीं मानी जाएंगी। लेकिन जिनका शांत दशमलव होता है, जैसे जिनमें डैश डैश नहीं लगा होता है, वो संख्याएं क्या होंगी, अपनी परिमेय संख्या। लेकिन जिनमें डैश डैश लगा होता है वो सभी संख्याएं किन में चली जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।